जय हिंद साथियों। शुरुआत करते हैं 7 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की। पार्टनरशिप्स और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। याद रखना है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कार्बन मार्केट एसोसिएशन के साथ पार्टनरशिप की है। एमओयू साइन किया है 4 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इससे क्या है, इंडिया की जो कार्बन मार्केट्स हैं उनको सपोर्ट मिलेगा डीकार्बनाइजेशन को फॉलो करने में। ठीक है, और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड की जाएगी ऑन कार्बन ट्रेडिंग एंड सस्टेनेबल फाइनेंस। तो आपको याद रखना है, डीकार्बनाइजेशन, कार्बन ट्रेडिंग और सस्टेनेबल फाइनेंस के मकसद से ये एमओयू साइन किया गया है बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रोल ऑफ सीएमआई क्या होगा? तो ये नॉलेज पार्टनर होगा टू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो है ये ऑटोनमस बॉडी है, एक स्वायत्त बॉडी है, स्वायत्त संस्था है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर, जिसके डायरेक्टर जनरल और सीईओ हैं अजय भूषण प्रसाद पांडे जी, जिनका हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम हरियाणा, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2008 में। कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ये नॉन प्रॉफिट इंडस्ट्री ग्रुप है विच सपोर्ट्स इंडियाज नेट जीरो ट्रांजिशन बाय डीकार्बनाइजिंग हार्ड टू अबेट सेक्टर्स। ठीक है, प्रेसिडेंट इसके हैं मनीष दबकारा, हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली, स्थापना हुई है इसकी 2022 वर्ष में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। फिर चर्चा करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशिया के साथ, किस चीज के लिए? एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स को सिक्योर करने के लिए। ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है रशिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंडिया के साथ साइन किया गया है। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किसके साथ साइन किया है ये कॉन्ट्रैक्ट एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के लिए? तो रशिया के साथ साइन किया है। डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, या तो ये पूछेंगे आपसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस कंट्री के साथ एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के लिए पार्टनरशिप की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, या ये पूछेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया के साथ किस वेपन के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो आपको वेपन का नाम याद होना चाहिए। तो ये क्या है? ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल के लिए रशिया के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा? ये एनहांस करेगा कॉम्बैट कैपेबिलिटीज एंड इंडियाज नेवी सबमरीन फ्लीट। तो सबमरीन फ्लीट को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही साथ कॉम्बैट कैपेबिलिटीज को भी एनहांसमेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रशिया के साथ पार्टनरशिप की है। नई दिल्ली में ये पार्टनरशिप साइन की गई थी, और ये साइन किया गया था राजेश कुमार सिंह जी द्वारा, जो कि सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। इंटरनेशनल अफेयर्स की चर्चा करें तो पनामा जो है पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री बनी है जिसने एग्जिट किया है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको BRI के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट कंट्री बनी है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि एक इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव है चाइना का, इसको एग्जिट किया है, इससे विड्रॉ किया है। तो याद रखना है आपको, कौन सी लेटेस्ट कंट्री बनी है? तो पनामा लेटेस्ट कंट्री बनी है, और ये पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री बनी है जिसने चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ किया है। इसकी जानकारी दी गई थी होज राउल मुलिनो क्विंटेरो द्वारा, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है पनामा के। इन्होंने ये जानकारी दी है कि पनामा पुल आउट करेगा चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। एग्जिट का रीजन क्या है? तो हाई प्रोजेक्ट कॉस्ट और फाइनेंशियल स्ट्रेन की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत ही इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुकी है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें बहुत प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेन पड़ रहा है पनामा पे, इसलिए यहाँ से एग्जिट किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि यूएस के प्रेशर में आके ये काम किया गया है, क्योंकि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को एंटोनियो रूबियो ने यहाँ पे अभी विजिट की थी पनामा में, और इनको बोला था कि अगर आपको यूएस से रिश्ते अच्छे रखने हैं तो आपको चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे विड्रॉ करना पड़ेगा। तो कुछ डिप्लोमेटिक प्रेशर था और कुछ फाइनेंशियल प्रेशर था, जिसकी वजह से पनामा ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से विड्रॉ किया है। ज्वाइन कब किया था? तो ज्वाइन किया था 2017 में। ठीक है, 2017 में, और ये पहली लैटिन अमेरिकन कंट्री बनी है टू विड्रॉ फ्रॉम BRI। अभी हाल में ही इटली ने विड्रॉ किया था 2023 से ड्यू टू यूएस कंसर्न्स ओवर चाइनाज एक्सपैंडिंग इन्फ्लुएंस। तो 2023 में इटली ने भी विड्रॉ किया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की चर्चा करें तो ये लॉन्च किया गया था 2013 में बाय चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो शी जिनपिंग जी द्वारा 2013 में इसका आगाज हुआ था, इसका
इसको शुरू किया गया था, इनिशिएट किया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। इसका मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या होगा, इसमें ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा एंड इन्वेस्टमेंट किया जाएगा टू एनहांस चाइनाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस, और ये कवर करता है ओवर 140 कंट्रीज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में। फिर चर्चा करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ट्रंप ने साइन किया है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो कि बैन करेगा ट्रांस वुमेन को फ्रॉम विमेन स्पोर्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का टाइटल क्या रहा है, नो मेन इन विमेन्स स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ठीक है, तो जो ट्रांस विमेन है उनको विमेन के स्पोर्ट्स में, जो भी विमेन रिलेटेड स्पोर्ट्स है उनमें क्या किया गया है, उनमें पार्टिसिपेशन से बैन कर दिया गया है। कोई भी ट्रांस वुमेन अब विमेन के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। इसका ऑर्डर साइन किया गया है, इसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 5 फरवरी 2025 को। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसके अंतर्गत दिस विल प्रोहिबिट ट्रांसजेंडर वुमेन, जो भी ट्रांसजेंडर वुमेन है और गर्ल्स हैं ये अब कंपीट नहीं कर पाएंगी फीमेल स्पोर्ट्स में। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये 4th एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है टारगेटिंग ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स सिंस ट्रम्प टुक ऑफिस ऑन जनवरी 2025। और ये जो इनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है ये ओवरटर्न करता है, पलट देता है या कैंसिल कर देता है बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के टाइटल एक्स प्रोटेक्शन को फॉर टाइटल 9 प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसजेंडर एथलीट्स। तो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में टाइटल 9 प्रोटेक्शन दी गई थी ट्रांसजेंडर एथलीट्स को, उसको ओवरटर्न कर दिया गया है। अब कोई भी ट्रांस वुमेन या गर्ल क्या कर सकती है, विमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है, वो प्रोहिबिट कर दिया गया है, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स ट्रम्प के बारे में, जिन्होंने 4था एग्जीक्यूटिव ऐसा ऑर्डर साइन किया है। ठीक है, अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि उन्होंने WHO से विड्रॉ किया, फिर उन्होंने टैरिफ्स लगा दिए कनाडा पे, मैक्सिको पे, चाइना पे, है ना। फिर उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने ये बोला है कि गाज़ा को वो ले लेंगे और उसको डेवलप करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, और जो इजिप्ट और जॉर्डन है वो सारे जो भी पैलेस्टीनियंस हैं उनको शरण दें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि ट्रंप ने आते ही प्रेसिडेंटशिप ज्वाइन करते ही प्रेसिडेंटशिप में लेते ही इन्होंने ये कुछ अपने ऑर्डर साइन किए थे। और इसमें लेटेस्ट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है कि कोई भी ट्रांस वुमेन को विमेन स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। यूनेस्को ने लॉन्च किया है ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मरीन प्रोटेक्शन के लिए। तो मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने लॉन्च किया है ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशैनिग्राफिक कमीशन ने लॉन्च किया है ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कौन कौन से रीजन्स को कवर किया जाएगा, तो कैरेबियन रीजन और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ को कवर किया जाएगा। ठीक है, कैरेबियन रीजन और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ को कवर किया जाएगा ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म के अंदर, जिसको लॉन्च किया गया है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशैनोग्राफिक कमीशन द्वारा, जिसकी वजह से क्या होगा, मरीन को प्रोटेक्शन, मरीन रिसोर्सेज, मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन की जाएगी। ऑब्जेक्टिव क्या है, नाम से समझ में आ रहा है, मरीन बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाएगा, सस्टेनेबल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को प्रमोट किया जाएगा और क्लाइमेट चेंज रेजिलियंस को एनहांस किया जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशैनिग्राफिक कमीशन ने लॉन्च किया है ओशन कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म मरीन प्रोटेक्शन के लिए, और ये कौन से रीजन में अभी कवर करेगा, तो ये कैरेबियन और नॉर्थ ब्राजील शेल्फ के जो भी मरीन रिसोर्सेज हैं, मरीन बायोडाइवर्सिटी है, उनको कवर किया जाएगा। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अर्जेंटीना की। तो अर्जेंटीना ने भी विड्रॉ किया है WHO से। यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अब अर्जेंटीना नेक्स्ट कंट्री बना है जिन्होंने WHO से विड्रॉ किया है। इसकी जानकारी दी गई थी 7 फरवरी 2025 को। इम्पैक्ट क्या होगा, वैसे तो यूएस सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है जो कि ऑलमोस्ट 15% देता है WHO के टोटल बजट का। अर्जेंटीना का कॉन्ट्रीब्यूशन छोटा है लेकिन सिंबॉलिक है। इससे क्या है, WHO की जो एक रेपुटेशन है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उस पर अब क्या है, आपत्ति जताई जा रही है इनकी WHO की फंक्शनिंग पे, WHO की रिलेटेड हेल्थ ब्यूरोक्रेसी पे कई सारे सवाल या निशान उठने लगे हैं पैंडेमिक के बाद, जब से कोरोना आया है और कोरोना के मिसमैनेजमेंट के बाद। इसलिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, कई कंट्रीज इससे ज़्यादा प्रभावित हुई थी और अब क्या कर रही हैं, अब वो इनसे विड्रॉ कर रही हैं WHO से। तो आपको याद रखना है, अर्जेंटीना ने यूनाइटेड स्टेट्स के बाद अर्जेंटीना बनी है कंट्री जिन्होंने WHO से विड्रॉ किया है।
फिर चर्चा करते हैं युगांडा की। तो युगांडा ने लॉन्च किया है ग्राउंड ब्रेकिंग इबोला वैक्सीन ट्रायल। ठीक है, इबोला वायरस के लिए वैक्सीन ट्रायल लॉन्च किया गया है युगांडा देश द्वारा। याद रखिएगा किस कंट्री ने लॉन्च किया है इबोला वैक्सीन ट्रायल्स, तो युगांडा ने लॉन्च किया है। ट्रायल लॉन्च डेट कब से शुरू होगी, तो 3 फरवरी 2025 से शुरू की गई है। सिग्निफिकेंस क्या है, ये पहला ऐसा क्लिनिकल ट्रायल होगा सूडान इबोला वायरस वैक्सीन का। अभी कोई भी लाइसेंस वैक्सीन एग्जिस्ट नहीं करती इबोला स्पीशीज के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा पहली बार होगा कि क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए जाएंगे सूडान इबोला वायरस वैक्सीन के लिए। ठीक है, किसने शुरू किया है, युगांडा ने शुरू किया है। लीडिंग इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, माकेरेर यूनिवर्सिटी और युगांडा वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इबोला वायरस की चर्चा करें तो इसको डिस्कवर किया गया था 1976 में इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ठीक है, 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला वायरस को डिस्कवर किया गया था। इबोला वायरस की फैमिली कौन सी है, तो ऑर्थो इबोला वायरस, जो कि फॉर्मली बोला जाता था इबोला वायरस। ये किसके ऊपर बेस्ड है, इसका नाम किसके ऊपर बेस्ड है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला रिवर बहती है, उसी के नाम से इबोला वायरस पे नाम रखा गया है। नेचुरल होस्ट कौन होते हैं इबोला वायरस के, वायरस कहाँ पे आते हैं, जनरली फ्रूट बैट्स में आते हैं, जो कि इन्फेक्ट करते हैं प्रिमेट्स को, गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, मंकीज को, फॉरेस्ट एंटेलोप्स को और पॉर्क्यूपाइंस को। तो अभी एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन हो रहा है ना, इसके साथ क्या होता है, ह्यूमंस भी इफेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वैक्सीन का ट्रायल करना पड़ रहा है। इबोला का ट्रांसमिशन देखें तो इनिशियल होस्ट हमने देखा है फ्रूट बैट्स होते हैं ऑफ टेरिडोपोडिडा फैमिली। जूनोटिक ट्रांसमिशन होता है, जूनोटिक मतलब एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाता है वायरस का। तो ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद बॉडीली फ्लूइड्स ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। साथ ही साथ फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो जाता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्लड, सिक्रीशंस और बॉडी फ्लूइड्स ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। तो सबसे पहले क्या होता है, फ्रूट बैट्स के पास ये वायरस होता है। फ्रूट बैट्स क्या करते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि गोरिल्ला हो गया, चिंपैंजी हो गए, मंकीज हो गए, एंटेलोप्स हो गए, पॉर्क्यूपाइंस हो गए। उसके बाद क्या होता है, ये जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं इनसे ह्यूमन में क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, जिसको जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, जब कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल नॉर्मल इंडिविजुअल के संपर्क में आता है, कांटेक्ट में आता है थ्रू ब्लड, सिक्रीशन और बॉडी फ्लूइड, तब ये क्या होता है, तब ये और फैल जाता है, ह्यूमंस में फैल जाता है। तो आपको याद रखना है युगांडा के लिए वैक्सीन, इबोला वैक्सीन ट्रायल्स किस कंट्री ने शुरू किए हैं, तो ये युगांडा ने शुरू की हैं, ये आपको याद रखना है। युगांडा कहाँ, इबोला वैक्सीन कहाँ पे, सॉरी इबोला वायरस कहाँ पे डिस्कवर किया गया था, तो ये 1976 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में डिस्कवर किया गया था। और इसका जो नाम रखा गया है, ये इबोला रिवर जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पाई जाती है, उसके नाम से ये नाम रखा गया है। इंडिया को ऑनर किया गया है यूनाइटेड नेशन के ऑनर रोल में फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ रेगुलर बजट असेसमेंट्स। तो इंडिया को क्या किया गया है, इंडिया को एक सम्मान मिला है, यूनाइटेड नेशन का ऑनर मिला है, ऑनर्स रोल, किस चीज के लिए, रेगुलर बजट असेसमेंट्स को टाइमली पेमेंट के लिए, रेगुलर बजट्स के टाइमली पेमेंट के लिए यूनाइटेड नेशंस का ऑनर रोल से सम्मानित किया गया है इंडिया को। ठीक है, तो ये अनाउंसमेंट हुआ था परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस न्यूयॉर्क में। टोटल कंट्रीज जो ऑनर की गई हैं इस रोल में वो 35 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है यूनाइटेड नेशंस बजट में, तो लगभग $37.64 मिलियन का इंडिया का कंट्रीब्यूशन रहा है फॉर 2025 यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट। डेडलाइन पेमेंट की क्या होती है, विद इन 30 डेज एज पर यूनाइटेड नेशन फाइनेंशियल रेगुलेशंस। ठीक है, असेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव करता है यूनाइटेड नेशन रेगुलर बजट इन दिसंबर ईच ईयर। हर साल दिसंबर में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेगुलर बजट को अप्रूव करती है। उसके बाद जितने भी मेंबर्स हैं अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं, और जो 30 दिन के अंदर अंदर, एक महीने के अंदर अंदर अपना पेमेंट करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन का पेमेंट कर देते हैं, उनको ऑनर रोल से सम्मानित किया जाता है। तो इस वर्ष 35 मेंबर स्टेट्स को सम्मानित किया गया है, जिसमें से एक इंडिया है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इंडिया कितनी कमिटेड है यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, और साथ ही साथ इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को भी ये एज अ पोजिशन स्ट्रांग बनाता है। ठीक है, तो ये एक हल्की सी बात थी यूनाइटेड नेशंस के ऑनर रोल की। फिर चर्चा करते हैं यूनिसेफ की। तो यूनिसेफ ने लॉन्च किया है नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट रोड सेफ्टी इन इंडिया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है,
यूनिसेफ ने लॉन्च किया है ये, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड ने लॉन्च किया है नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट रोड सेफ्टी इन इंडिया। कब लॉन्च किया गया था? 4 फरवरी 2025 को। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? निमहैंस कर्नाटका में। निमहैंस क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट रोड सेफ्टी इन इंडिया किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूनिसेफ द्वारा। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो इसको निमहैंस, बेंगलुरु, कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि मल्टी सेक्टोरल टारगेट करना होगा रोड ट्रैफिक इंजरीज को प्रिवेंट करने के लिए अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, ठीक है। की फोकस एरियाज रोड सेफ्टी मैनेजमेंट होएगा, वेहिकुलर रेगुलेशंस होंगे, स्कूल सेफ्टी इनिशिएटिव्स होंगी, साथ ही साथ एनहांस्ड पोस्ट क्रैश केयर का प्रोविजन होगा और फोकस एरिया, ये सारी चीजें होंगी। तो आपको याद रखना है यूनिसेफ ने लॉन्च किया है इंडिया में नेशनल रोड मैप फॉर चाइल्ड एंड एडोलसेंट रोड सेफ्टी इन इंडिया। कहाँ पे? निमहैंस, बेंगलुरु, कर्नाटका में। कौन सी डेट को? 4 फरवरी 2025 को ये लॉन्च किया गया है। साइंस एंड टेक की चर्चा करें तो स्पिन लॉन्च ने लॉन्च किया है सैटेलाइट इनटू स्पेस विदाउट रॉकेट फ्यूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। स्पिन लॉन्च ने क्या किया है? स्पिन लॉन्च ने सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है स्पेस में बिना रॉकेट फ्यूल यूज किए, ठीक है। मान लीजिए ये एक तरीके का ये है, मान लीजिए आपके पास मोटरसाइकिल है, आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना पेट्रोल डाले, ठीक है। तो ये ऐसी ही बात हो गई, ठीक है। तो स्पिन लॉन्च ने लॉन्च की है सैटेलाइट इनटू स्पेस विदाउट रॉकेट फ्यूल। ये कंपनी कहाँ की है? तो ये कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है स्पिन लॉन्च। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है? तो काइनेटिक लॉन्च सिस्टम यूज हुई है, जो कि ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर्ड मैकेनिज्म है, ठीक है। तो रॉकेट फ्यूल नहीं यूज हुआ है, इलेक्ट्रिक पावर यूज हुई है। लॉन्च का मैकेनिज्म क्या था? दिस यूजेज अ वैक्यूम सील्ड सेंट्रीफ्यूज विद मासिव रोटेटिंग आर्म, spins the satellite to high speeds and releases it through a launch tube. Satellite reaches space without traditional rocket fuel, ठीक है। तो इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हाई स्पीड पे सैटेलाइट को स्पिन किया जाता है और लॉन्च ट्यूब से रिलीज किया जाता है और सैटेलाइट फिर स्पेस में पहुंच जाती है विदाउट ट्रेडिशनल रॉकेट फ्यूल। तो स्पिन लॉन्च को सपोर्टर पार्टनर्स कौन से हैं? तो नासा है, एयरबस है और यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्पिन लॉन्च ने लॉन्च की है सैटेलाइट इनटू स्पेस विदाउट रॉकेट फ्यूल। और कौन सा यहाँ पे प्रिंसिपल यूज हुआ है? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रिंसिपल यूज हुआ है, जहाँ पे वैक्यूम सील्ड सेंट्रीफ्यूज यूज हुआ था, जो कि जिसके पास मासिव रोटेटिंग आर्म था, जिन्होंने बहुत तेज स्पीड से सैटेलाइट को रोटेट किया। रोटेट करने के बाद क्या हुआ? रोटेट करने के बाद जो है ये लॉन्च ट्यूब से लॉन्च कर दी गई सैटेलाइट को स्पेस में विदाउट एनी रॉकेट फ्यूल। रशिया ने लॉन्च किया है मिलिट्री सैटेलाइट्स यूजिंग रॉकेट सोयूज 2.1V। तो याद रखना है आपको, रशिया ने मिलिट्री सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। कौन सा रॉकेट यूज किया गया है इसके लिए? सोयूज 2.1V रॉकेट यूज किया गया है। ये हुआ है 5 फरवरी 2025 को। कहां से लॉन्च किया गया है? तो ये आर्खांगेल्स्क रीजन है, प्लेस्टेस्क कॉस्मोड्रोम का यूज करके रशिया में ये लॉन्च किया गया है, ये रॉकेट लॉन्च किया गया है सोयूज 2.1V रॉकेट, जिसमें मिलिट्री सैटेलाइट्स को कैरी किया गया था, ठीक है। पर्पस क्या है? तो डिप्लॉय करना मिलिट्री सैटेलाइट्स को फॉर रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। रॉकेट का टाइप क्या है? सोयूज 2.1, जो कि लाइट क्लास 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। और रॉकेट को डेवलप किसने किया है? प्रोग्रेस रॉकेट एंड स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है। फिर बात करते हैं यूएस नेवी की। तो यूएस नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है हीलियोस लेजर वेपन सिस्टम। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीलियोस लेजर वेपन सिस्टम किसने टेस्ट किया है? तो यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी ने ये टेस्ट किया है। टेस्ट की लोकेशन क्या है? मिडिल ऑफ द ओशन, ओशन के बीच में, अबोर्ड यूनाइटेड स्टेट शिप प्रेबेल, ठीक है। तो यूएसएस का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट शिप का नाम है प्रेबेल, ठीक है। तो प्रेबेल से यूज किया गया है, प्रेबेल से सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है हेलियोस लेजर वेपन सिस्टम। कहां पे? समुद्र के बीच में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हीलियोस की फंक्शनैलिटी को, परफॉर्मेंस को और इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने में। टारगेट किसको किया गया था लेजर वेपन से? तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल यूएवी को टारगेट किया गया था। इसको डेवलप किसने किया है? तो लॉकहीड मार्टिन ने इसको डेवलप किया है, यूएस नेवी के हीलियोस लेजर वेपन सिस्टम को। वेपन टाइप क्या है? तो ये हाई एनर्जी लेजर है विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्वेलेंस, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है हीलियोस, ठीक है। दो तरीके के अटैक मोड है हीलियोस के।
एक हार्ड किल है और एक सॉफ्ट किल है। हार्ड किल में क्या होता है, डिस्ट्रॉयज टारगेट डायरेक्टली यूजिंग हाई इंटेंसिटी लेजर बीम्स। और सॉफ्ट किल में क्या करता है, टारगेट को डिसरप्ट किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स टू डिसेबल टारगेट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के बारे में, जिसने टेस्ट किया है हीलियोस लेजर वेपन सिस्टम, जिसको डेवलप किया गया है लॉकहीड मार्टिन द्वारा। और इसको किस शिप से टेस्ट किया गया था, तो यूएसएस प्रेबल से इसको टेस्ट किया गया था। वेपन का टाइप है हाई एनर्जी लेजर विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डैजलर एंड सर्विलियंस। स्पोर्ट्स की बात करें तो मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-2025 ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था, और इसका 6th एडिशन होस्ट किया गया था, छठा संस्करण होस्ट किया गया था मेंस हॉकी इंडिया लीग का। इसमें विनर रहे हैं, विजेता रही है श्राची राह बंगाल टाइगर्स। और किसको हरा के ये खिताब जीता गया है, तो हैदराबाद तूफान को हराकर मेंस हॉकी इंडिया लीग जीत लिया है बंगाल टाइगर्स ने। कहाँ पे ये खेला गया था, तो ये राउरकेला ओडिशा में खेला गया था इसका मैच, फाइनल मैच मेंस हॉकी इंडिया लीग का, जिसमें बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर ये खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट का जो ड्यूरेशन था वो दिसंबर 28 से 1 फरवरी तक था। ठीक है, तो 28 दिसंबर से जो चला था 1 फरवरी को जाके समाप्त हुआ फाइनल में, जिसमें बंगाल टाइगर्स ने हैदराबाद तूफान को हराकर ये खिताब जीता है। ये छठा संस्करण है मेन हॉकी इंडिया लीग का। इसमें 8 टीमों ने हिस्सा लिया था, 8 टीमें पार्टिसिपेट की थी। विनर कौन रहे, कैप्टन टीम के विनर टीम के कैप्टन कौन है, तो रुपिंदर पाल सिंह कैप्टन रहे हैं बंगाल टाइगर्स के। और रनर अप टीम के तो सुमित वाल्मीकि जो है हैदराबाद तूफान के कैप्टन रहे हैं। तो ये चर्चा हो गई मेंस हॉकी इंडिया लीग की। अब मेंस हॉकी इंडिया लीग में अवार्ड्स क्या क्या मिले हैं तो देख लेते हैं। टॉप स्कोरर का अवार्ड गया है जुगराज सिंह को, जो कि बंगाल टाइगर को बिलोंग करते हैं। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड गया है सुखजीत सिंह को, जो कि बंगाल टाइगर्स से खेलते हैं। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड गया है बिक्रमजीत सिंह को, जो कि हैदराबाद तूफान की तरफ से खेलते हैं। अपकमिंग प्लेयर का अवार्ड गया है अर्शदीप सिंह को, जो कि हैदराबाद तूफान की तरफ से खेलते हैं। और फेयर प्ले अवार्ड का अवार्ड गया है, फेयर प्ले अवार्ड का टीम को गया है तो उत्तर प्रदेश रुद्रास को ये मिला है फेयर प्ले अवार्ड टीम का अवार्ड। मेंस हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो ये क्लब बेस्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जिसका पहला संस्करण 2023 में हुआ था। प्रीवियस विनर जो पिछले विनर थे वो 2017 में थे कलिंग लैंसर्स, और वो 5वां संस्करण था। और ये इसको रिज्यूम किया गया है 7 साल बाद, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विमेंस हॉकी इंडिया लीग की बात करें तो इसमें ओडिशा वॉरियर्स ने जीता है, किसको हराकर, सूरमा हॉकी क्लब को हराकर झारखंड रांची में। ठीक है, रांची झारखंड में ये खिताब जीता गया है। हॉकी इंडिया की चर्चा करें तो इसके प्रेसिडेंट है दिलीप कुमार टर्की जी। इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली इंडिया में, और इसको स्टैब्लिश किया गया था 2009 में। स्टेट अफेयर्स की चर्चा करें तो केरला ने लॉन्च किया है हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम KHSIP। याद रखिएगा, केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर लॉन्च किया गया है, अंडर प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स मॉडल। ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉडल यूज किया जाएगा, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स मॉडल, P4R मॉडल। और इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस कहाँ से मिल रहा है, तो वित्तीय सहायता दी जा रही है वर्ल्ड बैंक द्वारा। वर्ल्ड बैंक ने केरला को 2424 करोड़ का लोन दिया है केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, और इसमें प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स P4R मॉडल यूज किया जाएगा। अप्रूवल मिला है 7 फरवरी 2025 को, और इसको अप्रूव किया गया है चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो हेल्थ केयर रेजिलियंस को बढ़ाना, इंप्रूव करना, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना, डिजीजेस, एक्सीडेंट्स और प्री मैच्योर डेथ्स को प्रिवेंट करना, इंश्योर करना कि हायर लाइफ एक्सपेक्टेंसी अचीव की जाए और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया जाए। टारगेट बेनिफिशियरीज कौन कौन से होंगे, तो पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शंस होंगे, पीपल एट रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होंगे, एल्डरली पॉपुलेशन होंगी हु आर इन द नीड ऑफ लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर सपोर्ट। तो ये बात हो गई केरला हेल्थ सिस्टम की, जिसको वर्ल्ड बैंक की तरफ से 2424 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता मिली है, जिसके अंतर्गत प्रोग्राम फॉर रिजल्ट्स मॉडल यूज किया जाएगा और हेल्थ केयर रेजिलियंस को इंप्रूव किया जाएगा। फिर चर्चा करते हैं ओडिशा की। तो ओडिशा ने लॉन्च किया है विकसिता गांव विकासिता ओडिशा। ठीक है, विकासिता गांव विकासिता ओडिशा, इसको लॉन्च किया गया है मोहन चरण मांझी जी द्वारा, जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं ओडिशा के। इसका एलोकेशन बजट कितना है, बजट एलोकेशन है 5000 करोड़ रुपए फॉर 5 ईयर्स, 1000 करोड़ पर ईयर।
और कौन कौन सी टाइमलाइन को ये कवर करेगा, तो 2024-25 से 2028-29 तक विकसित गांव विकसित ओडिशा स्कीम जारी रहेगी, जिसके लिए 5,000 करोड़ का बजटीय आवंटन हुआ है। इससे ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना और विलेजेस में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। ठीक है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए विकसिता गांव और विकसिता ओडिशा स्कीम लॉन्च की गई है। इसमें कितने गाँव को कवर किया जाएगा, तो 53,845 गाँवों को इसमें कवर किया जाएगा अक्रॉस ओडिशा। इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी होगी पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। तो ये चर्चा हो गई ओडिशा की। फिर चर्चा करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश ने लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट फॉर कैनबिस फार्मिंग। ठीक है, हेम्प फार्मिंग जिसको कहते हैं, वो लॉन्च किया जाएगा, पायलट प्रोजेक्ट की तरीके से लॉन्च किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इसका अनाउंसमेंट किया गया था 7 फरवरी 2025 को चीफ मिनिस्टर थे सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है पायलट प्रोजेक्ट फॉर कैनबिस फार्मिंग। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सप्लोर करना कि कितना कैनबिस कल्टीवेशन से क्या क्या मेडिसिनल, एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल लाभ हो सकता है, इसको असेस करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है कैनबिस फार्मिंग के लिए। कंट्रीज लीडिंग इन कैनबिस फार्मिंग, तो सबसे ज़्यादा कैनबिस फार्मिंग कहाँ होती है, कनाडा में होती है, यूनाइटेड स्टेट्स में होती है, जापान में होती है और ऑस्ट्रेलिया में होती है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश जो राज्य है वो उसने शुरू किया है कैनबिस फार्मिंग। बिजनेस एंड इकोनॉमी की चर्चा करें तो जोमैटो जो आप जानते होंगे, जो कि फूड डिलीवरी ऐप है, उसका नाम बदल के अब रख दिया गया है इटर्नल। ठीक है, जोमैटो का नाम बदल के रख दिया गया है इटर्नल। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है, बाकी तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इससे बस रीज़न क्या है रिब्रांडिंग का, तो जो मल्टीपल बिजनेसेस हैं इटर्नल के या जोमैटो के, उनको कंसोलिडेट करना अंडर वन ब्रांड। दिस रिफ्लेक्ट्स एक्सपेंशन बियॉन्ड फूड डिलीवरी। तो जोमैटो जो नाम था वो सिर्फ फूड डिलीवरी से ही जाना जाता था, पर इटर्नल जो है कई चीज़ों से और से नाम से जाना जाएगा और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी है। तो आपको याद रखना है जोमैटो को रीब्रांड किया गया है एज इटर्नल। फिर चर्चा करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन्स बैंक.in और fin.in fin.in। इससे क्या होगा, इससे साइबर सिक्योरिटी एनहांस होगी और फिशिंग अटैक्स जो स्पैम अटैक्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। इसका अनाउंसमेंट किया था आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने ड्यूरिंग द लास्ट बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ फिस्कल ईयर 24-25। ठीक है, तो आरबीआई जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू होता है और जो अभी बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्ट की गई थी वो लास्ट है इस साल की 24-25 की। इसके बाद अप्रैल से 25-26 फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। तो ये लास्ट बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी थी जिसमें आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन्स बैंक.in और fin.in। ठीक है, बैंक.in तो नाम से समझ में आ रहा है बैंक्स के डोमेन के लिए है, तो जितने भी रजिस्टर्ड इंडियन बैंक्स हैं उनको ये यूज़ करने के लिए मिलेगा ये डोमेन। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस बिगिन हो जाएंगी अप्रैल 2024 से अंडर आरबीआई सुपरविजन। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी मेंटेन करेगी डोमेन के रजिस्ट्रेशंस। इससे क्या है, ऑथेंटिसिटी एनहांस की जाएगी, स्पैम अटैक्स कम होंगे और कस्टमर का ट्रस्ट भी बूस्ट होगा। ठीक है, तो ये बैंक.in की बात हुई। fin.in किसके लिए है, तो ये NBFCs के लिए है और फिनटेक फर्म्स के लिए। ठीक है, तो जितने भी NBFCs हैं और फिनटेक फर्म्स हैं उनको FIN या fin.in डोमेन मिलेगा। इससे क्या है, इससे लेजिटिमेट फर्म्स को डिस्टिंग्विश करने में आसानी होगी और जो भी फ्रॉडुलेंट वेबसाइट्स हैं वो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, वो अब कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाएंगे जिससे लोग ड्यूप हो या लोग को धोखा हो। तो ये सारी स्पैम चीज़ें रोकी जा सकेंगी fin.in नाम के डोमेन से और बैंक.in नाम के डोमेन से। बात करें जेप्टो की, तो जेप्टो जो फूड डिलीवरी ऐप है ये वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक ऐप बना है। याद रखिएगा, वर्ल्ड सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक ऐप कौन सा बना है, जेप्टो बना है। ठीक है, जेप्टो बना है। पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, मैकडॉनल्ड्स पहले नंबर पे है फूड एंड ड्रिंक ऐप में, जिसको डाउनलोड किया गया है सबसे ज़्यादा दुनिया में। दूसरे नंबर पे है इंडिया का जेप्टो। ठीक है, ब्लिंकिट जो है उसने सिक्योर किया है 10th पोजीशन। अदर इंडियन ऐप्स इन टॉप 10 जो है वो है जोमैटो नंबर 5 पे है, स्विगी नंबर 9 पे है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड जो फूड एंड ड्रिंक ऐप है वो सबसे पहले पे है मैकडॉनल्ड्स, सेकंड पे है जेप्टो। ठीक है, इंडियन ऐप्स में जोमैटो है 5th पे, स्विगी है 9th पे और ब्लिंकिट है 10th पे। ठीक है, अब रिटेल की बात करें, रिटेल में जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है रिटेल ऐप वो है मीशो का ऐप,
फ्लिपकार्ट है 6 नंबर पे। वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप्स की बात करें तो सबसे पहले है नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स के बाद सबसे ज़्यादा जो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए जो ऐप डाउनलोड किया गया है अक्रॉस द ग्लोब वो है जियो सिनेमा। ठीक है, फाइनेंस ऐप्स की बात करें तो फोन पे नंबर 1 है ग्लोबली, फिर पेटीएम और बजाज फिनसर्व है वो भी टॉप 10 में है। ठीक है, ट्रैवल की बात करें तो रैपिडो ने एंटर किया है टॉप 10 ग्लोबल ट्रैवल ऐप्स में। स्पोर्ट्स में ड्रीम 11 जो है सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड स्पोर्ट्स ऐप था 2024 का। क्रिप्टो करेंसी की चर्चा करें तो इंडिया रैंक की गई थी 8 ग्लोबली इन क्रिप्टो ऐप सेशंस। ठीक है, क्रिप्टो ऐप सेशंस में इंडिया की रैंक 8 थी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो टॉप पे थी क्रिप्टो करेंसी ऐप सेशंस में वो जर्मनी थी विद 91% ग्रोथ। इंडिया की जो ग्रोथ थी वो 26% ग्रोथ थी। फिर चर्चा करते हैं एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई ने कहा है, एनपीसीआई क्या है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि एटीएम की इंटरचेंज फीस को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो एनपीसीआई ने प्रपोज किया है कि एटीएम की इंटरचेंज फीस को बढ़ाना चाहिए। इससे क्या होगा, बैंक्स और वाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स को मदद मिलेगी क्योंकि उनके ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत हाई हो रहे हैं। इससे क्या होगा, एटीएम नेटवर्क को एक्सपेंशन भी प्राप्त होगा। प्रपोज्ड फी हाइक कितनी है, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पहले 15 रुपये लगता था, अब 17 रुपये लगेगा। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पहले 5 रुपये लगता था, अब 6 रुपये लगने की मांग की जा रही है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, लास्ट रिवीजन कब हुआ था, लास्ट पैसे कब बढ़ाए गए थे, अगस्त 2012 में एटीएम इंटरचेंज फीस के लिए, फिर अगस्त 2014 में कस्टमर चार्जेस के लिए। ठीक है, उसके बाद से कोई फीस नहीं बढ़ाई गई है। अब एनपीसीआई ने कहा है कि इसकी जो भी इंटरचेंज फीस है इसको बढ़ाया जाए। ठीक है, ड्यू टू राइजिंग कॉस्ट ऑफ एटीएम मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, कैश लोडिंग एंड कंप्लायंस। तो ये बात भी आप चर्चा में याद रखिएगा। इवेंट्स एंड इनिशिएटिव्स की बात करें तो 38 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला आयोजित किया गया है फरीदाबाद हरियाणा में। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट में इसको होस्ट किया गया है, याद रखना है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला। तो ये फरीदाबाद हरियाणा में हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इसको आयोजित किया था। पहली बार इसको 1987 में ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था, ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए। इसका नाम जो आता है ये सूरजकुंड लेक से आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक लेक है। ठीक है, थीम स्टेट कौन सी रही है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला में, तो राजस्थान रही है। ये बात भी याद रखिएगा, राजस्थान जो रही है वो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला की थीम स्टेट रही है, जिसको फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कैंपेन की बात करें तो शतवरी फॉर बेटर हेल्थ कैंपेन लॉन्च किया गया है। ये किसने लॉन्च किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। शतवरी क्या है, तो शतवरी अगर आप जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो शतवरी एक तरीके की हर्ब है, एक तरीके की मेडिसिन है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जिससे वुमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ ठीक रहती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है और हेल्थ बेनिफिट्स काफ़ी मिलते हैं शतवरी प्लांट से। ठीक है, तो शतवरी फॉर बेटर हेल्थ जो है ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा। इसको इनॉग्रेट किया गया था श्री प्रताप राव जाधव द्वारा, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है जिनको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में। इसका मकसद क्या है, तो शतवरी से रिलेटेड जितनी भी अवेयरनेस है उसको बढ़ाना, स्पेशली विमेंस हेल्थ। ठीक है, और साथ ही साथ कल्टिवेट करना और कंजर्व करना शतवरी को एज अ प्लांट थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट, स्ट्रेंथन करना ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होलिस्टिक वेलबींग। शतवरी की इंपॉर्टेंस की बात करें तो अभी हमने आपको बताया मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं इसके, क्या क्या, विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ अच्छी रहती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग की जाती है और ओवरऑल बीइंग को भी ये सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक पोटेंशियल की बात करें तो अर्बल मेडिसिन इंडस्ट्री में शतवरी का काफ़ी उपयोग है, जिसकी वजह से जो भी किसान भाई इसको उगाएंगे उनको काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद साबित होगी। ठीक है, गवर्नमेंट का ये ब्रॉडर इनिशिएटिव है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कंजर्वेशन डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स के अंतर्गत आएगा, जो कि बिल्ड किया जाएगा सक्सेसफुल कैंपेन्स फॉर आंवला, मोरिंगा, गिलोय एंड अश्वगंधा। तो कई बार पास में सक्सेसफुल कैंपेन्स चलाए गए थे आंवला के कंजर्वेशन और कल्टीवेशन को लेकर, मोरिंगा के, गिलोय के और अश्वगंधा के। तो उसी के बेसिस पे शतवरी अब फॉर बेटर हेल्थ के कैंपेन को भी लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष द्वारा।